नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरी कसम कहानी। थोड़ी-सी बड़ी कहानी है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको उसके फॉर्म में भी पिक्चर के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसके ऊपर फ़िल्म बनी थी तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु जी की ये कहानी है और ये देख सकते हैं आप इसमें हीरो-हीरोइन बैठे हुए हैं। आप इनकी पिक्चर वास्तव में आई थी तो आप इसको अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आज आपके सिलेबस में लगी हुई है तो अच्छा-अच्छा इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपकी हर एक वो पॉइंट मजबूत हो जाए जो परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले ये देखिए आप देखेंगे कि इतनी सारी कहानियाँ हम लगी हुई हैं आपके सिलेबस में, 21 कहानियाँ लगी हैं और हम लोगों ने यहाँ तक ये पूरी कहानी पढ़ ली है। आज हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु जी की तीसरी कसम का पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग लाल पान की बेगम पढ़ेंगे, ठीक है? तो 2 कहानियाँ लगी हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तो आज बारी है ये पहली कहानी तीसरी कसम को पढ़ने की। इससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके। आपको यहाँ पर सीक्वेंस वे में सारी कक्षाएँ मिल जाएँगी। ये हमारा हिंदी साहित्य पेपर 2 का कोर्स चल रहा है ना? पेपर 2 है, इसको अगर आप लेते हैं, तो सारे ही पीडीएफ नोट्स आपको सीक्वेंस वे में मिलेंगे। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, अन्य गतिविधियाँ जितनी भी हैं, उनके सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी इसमें करवाई गई है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप इसको ज़रूर जाकर के एनरोल कीजिए। ये हमारी बुक है, अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको ये हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी आपके घर पर। तो जो बच्चे हार्ड कॉपी से पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अपडेटेड इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं और काफ़ी बच्चों ने इसको लिया और लाभ उठाया है। तो अगर आप नए हैं और आप इसको लेना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इनकी कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इनका जन्म होता है 1921 ईस्वी को बिहार के हिंगना गाँव में। इन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी, जैसे कि आपने पढ़ा भी मैला आंचल उपन्यास इनका पहला उपन्यास है, जो आंचलिक कथाकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु जी को प्रसिद्ध करता है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाती है और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम एक सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी है, जिस पर राज कपूर और वहीदा रहमान, ठीक है? तो जो फ़ोटो आपने शुरुआत में देखी थी, ये जो फ़ोटो देखी थी आपने ये कौन है? राज कपूर हैं और ये वहीदा रहमान है, ठीक है? तो दोनों की इनके ऊपर मूवी भी फ़िल्म भी बन चुकी है। किसने बनाई थी फ़िल्म? तो शैलेंद्र ने। शैलेंद्र याद रखिएगा, शैलेंद्र ने एक फ़िल्म भी बनाई। यह कहानी भारत की देहाती दुनिया एवं वहाँ के लोगों की सादगी का बोध कराती है। वैसे भी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें कोई मूल नायक नायिकाएँ तो नहीं होती हैं। आप जैसे पूरा अंचल विशेष ही सुप्रसिद्ध हो सकता है। शुरुआत में तो आप देखेंगे कि इसमें हीराबाई और हीरामन की कहानी के इर्द-गिर्द है पूरी कहानी। परंतु बाद में आप देखेंगे लाल, मोहर, धुन्नी राम और भी कई पात्र इसमें आ जाते हैं और पूरा परिवेश इसमें एक तरीके से जागृत हो उठता है। और ये जो तीसरी कसम कहानी है वो कहानी संग्रह में संकलित है, याद रखिएगा एक बार प्रश्न बना था। तो ये ठुमरी काव्य संग्रह कहानी संग्रह में संकलित है, जिसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 9 कहानियाँ संकलित है, याद रखिएगा। वो 9 कहानियाँ कौन-सी हैं? पहली है रसप्रिया, दूसरी तीर्थोदक, तीसरी ठेस, चौथी नित्य लीला, 5वीं पंचलाइट, 6वीं सिर पंचमी का सगुण, 7वीं तीसरी कसम, 8वीं लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। तो याद रखिएगा दोनों ही आपके सिलेबस में लगी हैं और दोनों ही अगर पूछा जाए कि इसका कहानी संग्रह कौन-सा है, तो ठुमरी कहानी संग्रह है, जिसमें कितने कहानियाँ संकलित है? तो 9 कहानियाँ संकलित है, ये आपको याद होना चाहिए। मुख्य बिंदु की ओर पर चलें तो आंचलिक कहानी है, ग्राम गीतों का प्रयोग किया गया है, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू इसमें देखने को मिलती है। मूल कथा में नायक के रूप में हीरामन द्वारा खाई 3 कस्मों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी शुरू होती है। पहली कसम वो क्या खाता है कि चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम खाता है कि बाँस की लदनी नहीं करेगा और तीसरी कसम कहता है नाटक वाली जो कंपनी वाली होती हैं जो एक तरीके से देखा जाए नृत्य करने वाली तो उनको गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो ये 3 कस्में कौन खाता है? ये हीरामन खाता है और जो वो नायिका पात्र के रूप में आती है उसका नाम होता है हीराबाई। हीरामन और हीराबाई की बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी के रूप में चित्रित की गई है।
पात्रों के रूप में देखें तो मुख्य पात्र 2 ही हैं, एक हीरामन और एक हीराबाई। हीरामन खादी देहाती पात्र है। इसकी उम्र लगभग 40 साल है। हट्टा-कट्टा, काला-कलूटा देहाती नौजवान जिसे अपनी गाड़ी और बैलों की सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम ना करने की वो कसम खाता है और ये एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि कौन-कौन सी कसम खाता है, तो ये 3 कसम याद रखिएगा, ठीक है? हीराबाई कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी का अभिनय करती है एवं नृत्य का काम है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। तो और पात्रों में देखेंगे तो आपको अंतिम कहानी के अंतिम परिवेश में जब जाएँगे तो आप देखेंगे लाल मोहर है, धुन्नी राम है, पलट दास है। ये तीनों ही कौन है? गाड़ीवान है। लहसनवा ये कौन है? लहसनवा लाल मोहर का नौकर है, जो गाड़ीवान है उसका नौकर है। नेपाली दरबान है, मुनीम है, दरोगा है, काले कोट वाला है। इतने सारे लोग हैं। कहानी में प्रयुक्त स्थान मतलब स्थान का भी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि अंचल विशेष को लेकर के कहानी लिखते हैं रेणु जी, तो इसमें सबसे पहले विराटनगर आया, फारबिसगंज, खैरिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गाँव, कानपुर, हीराबाई का घर है कानपुर में, ठीक है? तेगछिया महावीर स्वामी, छत्तापुर पचीरा, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनैली मेला, 2 नौटंकी कंपनी का नाम आता है। एक कंपनी का नाम है रौता कंपनी और दूसरा है मथुरा मोहन कंपनी, ठीक है? तो जो हीराबाई है वो पहले मथुरा मोहन कंपनी में काम करती थी। तो ये स्थान है, क्रम से है, आप इनको देख लीजिएगा एक बार। मुख्य बिंदु के रूप में पढ़ें तो फणीश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गाँव और उसे बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था ही, हम लोगों ने पढ़ लिया है। काला कलूटा है, चोरी का सामान, कस्में कौन-कौन सी है? चोरी का सामान नहीं ला देगा, बाँस की लदनी नहीं करेगा और कंपनी की औरत नहीं बैठाएगा। ठीक है, सहज और सरल व्यक्तित्व का है और कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख है, याद रखिएगा। जगन्नाथ धाम मतलब जगन्नाथ धाम, इसको अंचल अंचल विशेष में जगन्नाथ धाम बोलता है वो। इसी कहानी पर तीसरी कसम फ़िल्म भी बनी जिसके संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु जी ने किया था, ठीक है? तो आप इसकी अगर एक बार फ़िल्म देख लेते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं होगी कि इस कहानी में है क्या, है ना? क्योंकि चित्रों से जल्दी समझ में आता है, वीडियो के फॉर्म में और जल्दी समझ में आता है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तीसरी कसम कहानी में वर्णित महुआ घटवारिन की कथा में परमार नदी का जिक्र है, याद रखिएगा। कौन-सी नदी का जिक्र आया है? तो परमार नदी का। लैला का किरदार निभाने वाली हीराबाई फारबिसगंज में रोता कंपनी के तहत नौटंकी में आई थी, याद रखिएगा। फारबिसगंज एक जगह का नाम है और किस कंपनी के तहत आई थी? रोता कंपनी संगीत कंपनी के तहत आई थी। 2 कंपनियाँ हैं, एक मथुरा मोहन कंपनी और दूसरी रोता कंपनी। ये कथनों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पूरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी-सी बड़ी कहानी है, आराम से बैठ के तसल्ली से पढ़िए। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरगंज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। जो हाइलाइटेड किया हुआ है ना मैंने उसको ध्यान विशेष को रूप से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं छोटे-छोटे कि मोरगंज नेपाल से क्या ढो चुका था हीरामन? तो धान और लकड़ी। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाज़ारी का माल इस पार से उस पार पहुँचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना, हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़ों की गाँठ से भरी गाड़ी जोगबनी में विराटनगर पहुँचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार, सीमा के इस पार तराई में। इस कितनी बार गाड़ी पकड़ी गई? 5वीं बार पकड़ी गई थी। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए आंखों पर। रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। बीसों गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गईं। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 विषावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा 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 हा, मुनीम जी, ई ई ई ई ई ही। ए साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को। साला
बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन ना डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा-बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5,000। फिर खोंचा फिर खोंचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क में 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं। जेल? हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल? न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1, 2, 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हो कि का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1, 2, 3, 3-4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे-बैठे दोनों को जुड़वां बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा, जुती हुई गाड़ी में बांस की टिट्टी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1, 2, 3, 9, 2, 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दमसाद कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर एक ले, दो ले, दुल्की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज की लदनी नहीं ला देगा। पहली कसम क्या खाता है कि चोर बाजारी का माल तौबा तौबा। पहली कसम यहाँ पे हो जाती है। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, क्योंकि हीरामन तो भाग आया किसी तरीके से। भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली अस्पताल लोहे की धुरी थी। दोनों दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी बांस की लदनी। अपने घर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। तो बेकाबू वाली लदनी और खरैया, शहर वाली बात, ठीक है, तो ये स्थान का नाम है खरैया। इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर धोखा गाड़ी से टक्कर हो गई। घोड़ा गाड़ी से, माफ कीजिएगा, घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ाक चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। इस गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। बाँ, रस्सी तोड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर ना हाथ आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधीदारी।
अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर? मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो। सिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ी वालों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बागगाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपया भाड़े के अलावा बुताद चाय बिस्कुट और रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल? जब से गाड़ी मह मह महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? हाँ मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन, फेनू गिलासी बोली। कैसी बोली? फेनू गिलासी। मथुरा मोहन नाटक कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना होगा। देखने की क्या बात। तो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मुलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है। उसकी सवारी, औरत अकेली, तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नजर डाल देता है। अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय, अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। रही डाकिन पिशाचिन तो नहीं, कहीं डाकिनी पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों की टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटा कर टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूँ बहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत का नाम में फर्क होता है। जी हाँ, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगा क्या? कितनी कोस मंजिल दूर जाना था इसको? 30 कोस। इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या हाँ?
उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल-जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गाँव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन-कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे में हीरामन की पुरानी चिढ़ है। हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है। किंतु आज के भोर के इस कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे-किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियाँ गंध आती है। पर्व पावन के दिन गाँव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता, हीराबाई की आँखें गुजुर-गुजुर उसको हेर रही हैं। हीरामन ने हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा-कट्टा, काला-कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल-बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज़्ज़त करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरधा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत्य करके बैठी है, तो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन भलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी-वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी-वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नकछवी के नग देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त ना कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। ठीक है, याद रखिएगा कि वो क्या बताता है कि जो बिदागी, बिदागी का अर्थ पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अभी तक पूछा नहीं गया है। ये हम लोग अक्षरशः पढ़ रहे हैं तो ये मिला है। बिदागी का अर्थ नहीं पूछा गया है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। नैहर या या ससुराल जाती हुई लड़की को बिदागी कहा जाता है। न जाने किस गाँव का नाम बता दिया हीरामन ने, मतलब झूठ बता दिया कि मेरी गाड़ी में कोई ऐसी हीराबाई नहीं है। छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की बात। तेगछिया के 3 पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 बड़े जटमासी बड़ हैं और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही। खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग।
और उस अमराई की आड़ में कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गाँव है या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है, नाम लगा ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले में हम लोग आ रहे हैं, उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति। कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली। नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना, आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लेट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको? लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पावेगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग मतलब धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी देवता चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। सरस्वती मतलब सरस्वती मैया। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशी अनाज का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय है मैया, हमरा पर होखू सहाय। पहला ये गीत गाता है कौन? हीरा मन। घोड़ लद्दे बनियों से हीरामन ने घुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी का जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रीता कंपनी या मथुरा मोहन? रौता कंपनी होगा। मेले का हाल मेला वाले जाने। हीरामन ने फिर छत्तापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो। प्यास की बेला हो गई ना? याद है उस बार तेकछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जो कड़वा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किकियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भूपा में भूपू भूपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। याद रखिएगा कौन सा गीत है ये? छोकरा गीत, छोकरा नाच का गीत। ठीक है।
सजनवा बैरी हो गया हमारो सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। ठीक है, तो ये गीत हैं, ये पूछे जाते हैं। पहली बार जब ये मैंने प्रश्न देखा था ना नेट जेआरएफ में, तो मैं अचरज में पड़ गई थी, ये कहाँ से प्रश्न बन गया? ऐसे ही प्रश्न, क्योंकि तब कहानी पढ़ी नहीं थी, है ना? मुझे लगा ये कहाँ से गाना होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। कूट में प्रश्न आए थे। कूट में लगभग 3 प्रश्न तो मुझे लगा कि होगा, लेकिन ऐसा गाना तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा साहित्य में। ये गलत हो गया था। तो इसलिए आपको कहानी पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं इम्पोर्टेंट, उसको नोट करते चलिए। अब जैसे ये गीत आ गया, अब इसमें पूछ लेंगे ये कौन-सा गीत है? तो कौन-सा गीत यहाँ पर लिखा है? छोकरा नाच गीत। कोई ना बाचे हमरो सजनवा हो कमरवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का एक मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचे करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिक्की लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर से थसा थसा कर थक गए। थस थसा के कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिक्की पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी-बारी से हूंक हूंक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते-जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उछटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी लेने आया था। लेने ले आया है। क्या लेकर आया था खाने के लिए? दही चूड़ा और चीनी। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीय पूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। तो पत कह रहा है कि यहाँ का दही चूड़ा खा लीजिए, चाय लेकिन कहाँ मिलेगी? फारबिसगंज में। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप पी लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो।
हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं, लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मागाम। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हा हा, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता, ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरिस तेरा दूल्हा जाए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ये ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन में झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा, हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो ये इस प्रकार से गाना गाता है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का आपको? तब लीक छोड़नी होगी, चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू चालू ठीक को काटते देखकर चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेली कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते जवाब दिया, कहाँ है बेली की, वह सड़कपुर ननपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क को के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते एक सौ जगह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्च सब। नरनपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नरनपुर की सड़क बड़ी सूनी है। तो कौन सी सड़क सूनी थी? नरनपुर की सड़क, याद रखिएगा। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं। यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वहां? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन? वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है और कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा।
सुनिए, आज भी परमार नदी और महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। कौन-कौन सी नदी नदी का ज़िक्र हुआ? परमार नदी। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन लेकिन 100 संतवती में एक थी। उसका बाप दारू-ताड़ी पीकर दिन-रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी मतलब राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र चालाक। रात में गांजा, दारू, अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह-तरह के लोगों से उसकी जान-पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल-मेल, महुआ कुमारी थी। लेकिन काम कराते-कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी-ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनी, हीरामन ने धीरे-धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे सावना भादो केर उमड़ नदिया गे मैं यो मैया गेरी भयावनी हे तड़का तड़के धड़के करेजा मोरा की हमहू जे बारी नान्ही नान्ही रे। ये गीत शुरू करता है। ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी कुंवारी नन्ही बच्ची मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर? तो भी परदेसी राह बटोही के पैर से तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर की बाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़हड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसी दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये मैया इसी दिन के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई? जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया, हीराबाई तकिए पर किन्ही गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। रे डाइनिया मोरी में मोरी नौनवा चटाई काहे नाही मारली सौरी घर आ ही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेहू कोसली की नेनू नुदूद उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती हैं? भाका मतलब भाषा। समझती हैं कुछ या गाली गीत ही सुनती हैं या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, सब समझती हूँ। उटकन माने उबटन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस तो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूछा, दाम चुका दिया है था महुआ का मतलब उसको बेच दिया गया था। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, तो भी भरी भादों की नदी में महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार रहा है। पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा। तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरा मन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मुंह को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं बांधते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने।
हीराबाई लंबी सांस लेती है, हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी छी बढ़ के भैयन ले ए। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटे की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात दिया था। हाँ, वही कदम निकालो ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस, ठीक है, तो याद रखिएगा नननपुर से फारबिसगंज कितनी दूर रह गया था, 3 कोस। 2 घंटे और, तो कितने घंटे में पार कर पाएगा, 2 घंटे में। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे, तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नरनपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरु जी मत कहिए। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाले भी उस्ताद। कौन कहती है, हीरा बाई कहती है। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, हे सावना भादो केर। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन, हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया था एक साथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रहीं। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर थम गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर के कुछ हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। एक बार, हाँ एक बार, उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने से, इसी साल तिरपाल की गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बांसा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रीता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन, हीरामन। किस मेले से, किस चीज की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप। कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की ई। आज हम लोग अभी तक इतनी ही पढ़ेंगे। अभी शाम को हम आपको ये पूरी कहानी पढ़ा देंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अब यहाँ एक नहीं, अब 4 हीरामन, इस तरीके से यहाँ से थोड़ी कहानी बची है, इसको फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।